अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टपार्टम हेमरेज। सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं कि इसका सिनेरियो कैसे आएगा। सिनेरियो में पेशेंट जो उनसे ना वो शॉक लाइक सिम्टम्स हैं, उसका बीपी नीचे जा रहा है, हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, पेशेंट कोल्ड क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है ना, तो कोल्ड और डिजीनेस, एनजाइटी, ठीक है। और उसके अलावा प्रोफ्यूज इसके अंदर मतलब अब पोस्टपार्टम हेमरेज है, हेमरेज के लिए जो उनसे ना वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग है वो वर्ड यूज़ करेंगे। और आफ्टर डिलीवरी, ये कभी भी बिफोर डिलीवरी वाला सिनेरियो नहीं है। अगर पेशेंट की डिलीवरी हो गई है और उसको बाद वो सिनेरियो दे रहे हैं कोई ब्लीडिंग वाला, तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज ही हो सकता है, ठीक है। और यूरिन आउटपुट जो उनसे वो डिक्रीज है, हो सकता है वो सिनेरियो के अंदर आपको जो ना फंडस ऑफ यूट्रस की तरफ भी वो आपको ना पॉइंट आउट करें कि यूट्रस का जो साइज़ है ना वो ज़्यादा है, 16 वीक्स है या 18 वीक्स है, ठीक है, डिलीवरी के बाद। या यूट्रस सुनसी ना उसका फेलियर टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं की। पोस्टमार्टम हेमरेज होता क्या है? पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर जो ना आपका अगर ब्लड लॉस हो रहा है 500 ml से ज़्यादा, ठीक है, तो आप इसको पोस्टमार्टम हेमरेज कहेंगे। ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। आपने सिनेरियो के अंदर मेंशन कर देना है कि आपका कौन से मतलब सिनेरियो के अंदर आपका कौन सा है। प्राइमरी हम उसको तब कहेंगे अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर जो ना इतना लॉस हुआ है। अभी रात को 6 बजे डिलीवरी हुई है और अगली रात 6 बजे तक अगर सारा 500 ml से ज़्यादा लॉस हुआ तो ये प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज है। सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज आप उसको तब कहेंगे अगर 24 आवर्स के बाद, एक दिन के बाद से लेके 12 वीक्स मतलब कि 3 मंथ्स बनते हैं, ठीक है, उस दौरान हुए तो आप उसको फिर सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज कहेंगे। कॉजेज दोनों के सेम है, वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट है कि मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज इसको कब कहेंगे। पोस्टमार्टम हेमरेज में 500 ml से ज़्यादा जितना भी हो गया तो पोस्टमार्टम में आ गया, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है तो वो फिर सिंपल पोस्टमार्टम नहीं है, वो मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज हो गया। 2500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और या फिर आपको 5 यूनिट्स ऑफ ब्लड पेशेंट को लगाने, ट्रांसफ्यूज़ करने पड़े ना। इसकी एक एग्जाम्पल है मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज की, ये प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एक्रेटा जो है ना उसके अंदर होता है। उसके अंदर वैसे ही ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसकी एक जो पॉइंट होता है ना याद रखने वाला कि वो सी सेक्शंस जो उनसे ना 3 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा सी सेक्शन जिस पेशेंट के हुए हों उसको वैसे ही रिस्क होता है प्लेसेंटा प्रीविया या एक्रीटा में जाएगी, और प्लेसेंटा प्रीविया की तरफ चलेगी तो उसको हमें मज़ीद पता चलना चाहिए कि ये इसका क्या रिस्क है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स अब देख लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं वो यूट्रस के, यूट्रानेट्रोनी फैक्टर्स को याद रखने के लिए आप इसकी देख लें कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है। 3 लोकेशन है ब्लीडिंग के लिए, यूट्रस, प्लेसेंटा, सर्विक्स या वेजाइना। यूट्रस के क्या कॉजेज हो सकते हैं कि यूट्रस कॉज कर रहा है ब्लीडिंग, यूट्रस की टोन खराब है, सबसे कॉमन भी यही है, ठीक है। या फिर क्या है कि यूट्रस की जो ना वो इन्वेजन हो गई है या यूट्रस रप्चर हो। प्लेसेंटा के अंदर है कि या तो प्लेसेंटा की एब्रप्शन हुई है, प्लेसेंटल एब्रप्शन, ठीक है, वो याद रखना है। प्लेसेंटा प्रीविया या एक्रेटा है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि एंटी पार्टम है, जिस पेशेंट को पहले ड्यूरिंग एंटी पार्टम था ना हेमरेज हुआ ये प्लेसेंटल एब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, उनको ही बाद में पोस्ट पार्टम हेमरेज होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके अलावा ये है कि मल्टीपल जेस्टेशंस हैं, अगर बेबीज़ एक से ज़्यादा ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उस पेशेंट को भी ज़्यादा ब्लीडिंग ऑब्वियसली होगी, ठीक है। और लास्ट है सर्विक्स और विजाइना। सर्विक्स और विजाइना के अंदर ये कि उनको आपने ट्रॉमा दे दिया या फिर आपकी लेबर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग थी या फिर आपने खुद लेबर इंड्यूस की, तो इंडक्शन ऑफ लेबर या प्रोलॉन्ग लेबर। अब हम आ जाते हैं और लास्ट एक जो है ना वो है ग्रैंड मल्टीपैरा, कि अगर किसी फीमेल के पहले ही 3-4 बच्चे हैं, उसने पहले मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज हुई हैं, ठीक है, ग्रैंड मल्टीपैरा की तरफ जा रही है वो, तो फिर उसका ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिगेशन में आपके पास अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो आपने सबसे पहले तो ब्लड या फिर आपने यूट्रस को देखने के लिए कि क्या कॉज है, आरपीओसिस जैसे कॉज एक हो सकता है, ठीक है, तो आरपीओसिस पे भी एक कर लें। आरपीओसिस है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, अगर कोई प्रोडक्ट अंदर रह गई है तो बॉडी इसको निकालने के लिए खुद ज़्यादा ब्लीडिंग करवाती है, तो हम सीबीसी करवाएंगे, हम बेस लाइन्स करवाएंगे, हम क्लॉटिंग प्रोफाइल जो तीनों वाइल्स हैं ब्लड वाली, ठीक है, वो तीनों सैंपल्स हम भेज देंगे, सीबीसी, बेस लाइन्स, क्लॉटिंग प्रोफाइल। साथ में हम ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमने इस पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूजन करनी है तो ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैचिंग जो सी ब्लड ग्रुप की वो करवा लेंगे। और अल्ट्रासाउंड हम इन्वेस्टिगेशन एक एक्स्ट्रा इसके अंदर है, ठीक है, जो आपने याद रखनी है।
मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में ये है कि अब क्योंकि पेशेंट आपको पता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ़ौरन हेल्प के लिए और एक जो मतलब प्रोटोकॉल है ना कि ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज हो रहा है, वो आप इनिशिएट कर दें। सबसे पहले आप यूट्रस को बाय मैनुअली चाहे कंप्रेस करेंगे, वैसे यूट्राइन कंप्रेशन जो सी ना वो मेन हमारा चीज़ होनी चाहिए कि हमने इसके कंप्रेस करना ताकि हमारे ये ब्लीडिंग ज़रा कम हो। ऊपर से प्रेशर डालना है, ठीक है। प्रेशर से जैसे हमें नॉर्मल कट लगता है तो हम प्रेशर डाल के तो ब्लीडिंग कोशिश होती है कम हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही हमने करना है। और इसके अलावा अंदर से सारे क्लॉट्स विजाइना से और सर्विक्स में से रिमूव करें, ठीक है, यूट्रस में से। अच्छा, इसके बाद पेशेंट को फ़ौरन फोलीज पास करें, आईवी लाइन लगाएं फोलीज के लिए, हम ब्लैडर एम्प्टी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो से है ना यूट्रस की टोन के लिए आपने ऊपर से तो कंप्रेस कर लिया, अब हमने कोई ऐसे एजेंट्स भी देने हैं जिससे जो सी ना कंप्रेशन या यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो यूट्रस का अपना ज़रा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अंदर से वेजल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, या आईवी या आईएम लगा सकते हैं, हम आईवी मेजरली लगाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी 3 चीज़ें आप करते हैं, आप ऑक्सीटोसिन लगाते हो, आप सिंटोल की ड्रिप लगाते हो, और आप 4 जो सी ना पर रेक्टल साइटोटेक या मीजोप्रिस्टोल जिसको कहते हैं, तो मीजोप्रिस्टोल रखते हैं पर रेक्टल। तो आपने यहाँ पे भी यही करने यूट्रस की टोन के लिए, ठीक है। ऑक्सीटोसिन लगाएं, सिंटो लगाएं, सिंटोमेट्रिन, ठीक है, और 4 जो सी ना वो पर रेक्टल मीजोप्रिस्टोल रखें। साथ ही पेशेंट की जो इन्वेस्टिगेशन थी ना वो भी भिजवा दें, मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज़ है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के। इस पेशेंट को ब्लड लॉस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपने फ़ौरन ब्लड करवाना है, जिनसे ना रिप्लेस करवाना है। समरी क्या है मैनेजमेंट की? यूट्रस को खुद कंप्रेस करें, साथ ही जो है ना यूट्रस को कंप्रेस करने वाले एजेंट्स देते हैं ऑक्सीटोसिन, सिंटो और 4 पर रेक्टल मीजोप्रिस्टोल। साथ ही पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन जो है उसको ब्लड लगवाएं। अगर ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही तो हमारे पास इसकी 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं, 3-4 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। वही अब इसका मतलब है कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो पेशेंट जो है ना वो या डीआईसी की तरफ चला जाए, या पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा चुका है, या पेशेंट जो है ना उसका एक्यूट रीनल फेलियर शुरू हो चुका हुआ है, या फिर जो पेशेंट है ना उसको वो शीहैन सिंड्रोम की तरफ चला गया है, ठीक है। तो यही आपके पास वो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या कि अगर आपको लग रहा है ना कि ब्लीडिंग आप मैनेज किया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो ये चीज़ें ही हैं। और फ़ौरन सीनियर को हेल्प के लिए बुलाएं, और अब आपको सर्जिकल इंटरवेंशन के ज़रिए यूट्रस की जिनसे ब्लीडिंग है ना उसको जाके ये रोकना पड़ेगा और सारा ये डील करना पड़ेगा।